प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय भूगोल 30-35 पीजीटी भूगोल के शिक्षकों द्वारा प्रोजेक्ट परख के तहत ऑफिशियल मॉडल सेट तैयार किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के प्रश्नों के और उसके उत्तर को देखेंगे। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर निकलते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग उसको देख लेते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो फेबरे ने किया था इसको। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है? तो बिहार में। निम्न राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है? तो मिजोरम का। क्षमता उपागम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो अमर्त्य सेन। निम्न में से प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत किसे रखा जाता है? खनन। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन से घटक आते हैं? तो शिक्षा सूचना। किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? यूएसए। सार्क देशों में शामिल नहीं है? तो पाकिस्तान। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप का होगा? तो वो होगा रेखीय। किस महाद्वीप का जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? यूरोप। भारत की स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है? तो विवाह। किसकी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? किसी झील के चारों ओर तो वो वृत्ताकार आ जाएगा। शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना। हीराकुंड बांध किस प्रदेश में है? उड़ीसा। बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हौसपेट। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है? तो ये संबंध है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग किस किस स्थान को जोड़ती है? तो हैलिफैक्स और वैंकूवर। हल्दिया पत्तन किस नदी के किनारे है? तो हुगली। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण के प्रमुख कारण है? तो मृदा लवणता। कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के लिए जाना जाता है? लौ अयस्क। यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? जर्मनी। और लास्ट क्वेश्चन है, लाल कॉलर कर्मियों का संबंध किस क्रियाकलाप से है? तो प्राथमिक। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, नियतिवाद क्या है? तो प्रकृति सक्रिय एवं मानव निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, इसी को नियतिवाद कहा जाता है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर है वो विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा दिया गया है। और सटीक उत्तर इतना ही लिखना है आपको जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? तो मध्य वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। इसे प्रति हजार से तुलना किया जाता है। समता से आप क्या समझते हैं? तो क्षमता के अनुसार अधिकार प्राप्त करने के अवसर को समता कहा जाता है। इसमें सभी वर्गों को समान अहमियता दिया जाता है। संग्रहण क्या है? तो प्राचीन काल में मानव अपने सुरक्षा, भोजन एवं वस्त्र को इकट्ठा किया करता था, जिसको संग्रहण की संज्ञा दी जाती है। स्वच्छंद उद्योग क्या है? तो ऐसा उद्योग जो ना तो कच्चा माल और ना ही स्थान विशेष पर निर्भर रहता है। इसमें कच्चे माल के रूप में दूसरे उद्योगों से बने बनाए हुए माल से एक अन्य वस्तु का निर्माण करता है, इसी को स्वच्छंद उद्योग का संज्ञा प्रदान किया जाता है। व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? तो वैसे स्थान जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता हो, व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। ब्रॉड गेज की दूरी कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। रबी फसल से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे फसल जिनकी बुनाई अक्टूबर नवंबर में किया जाता है तथा उस फसल की कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है, रबी फसल कहते हैं। ओएनजीसी का पूरा नाम क्या है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 35 नंबर है, भारत में खनिजों की 3 प्रमुख विस्तृत पट्टियों का वर्णन कीजिए। तो आंसर है
तीन प्रमुख पट्टियां निम्नलिखित है। पहला है उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, तो यह भारत के सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। इन क्षेत्रों से मिलने वाले खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलामाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम आदि हैं। दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र, तो यह पेटी खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक फैली हुई है। इनमें कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल है। इस क्षेत्र के प्रमुख खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज और ब्रेमियम, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, पेट्रोलियम आदि हैं। तीसरा है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इसमें राजस्थान और गुजरात राज्य के अलावा पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में जिप्सम, नमक और खार राख जैसे खनिज पाए जाते हैं। छत्तीस है भारत में सूती वस्त्र उद्योग को क्या समस्या है। तो पहला समस्या है उन्नत किस्म के कपास की कमी। तो भारत में मध्यम एवं छोटी रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है, जिस कारण इन रेशों से बनी वस्त्र का विश्व बाजार में कम है। तकनीक का अभाव, तो भारत जैसे देश में नवीनतम पीढ़ी को मशीनों का अभाव है। तीसरा, पूंजी का अभाव। भारत जैसे देश में सूती वस्त्र उद्योग में पूंजी का निवेश कम होता जा रहा है। चौथा है उच्च कौशल श्रमिक की कमी। तो भारत में उच्च कौशल श्रमिक की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो श्रमिक उच्च कौशल के होते हैं वे अन्य देशों में काम करने जाते हैं पैसों की लालच में। 37 है भारत में विकास को प्रादेशिक विषमताओं को प्रमुख विशेषताओं का विवरण लिखें। तो पहला है भारत के आंतरिक प्रदेश पट्टियां प्रदेश को तुलना में कम विकसित हुआ है। देश के व्यापारिक कृषि प्रधान प्रदेशों में विकास का स्तर जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है। तीसरा है देश के जनजातीय प्रधान प्रदेशों में विकास आज भी निम्न है। 38 नंबर है क्वेश्चन, यातायात तथा संचार के साधन किसी देश को जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। तो यातायात तथा संचार के साधन किसी देश तथा वहाँ की अर्थव्यवस्था को जीवन रेखा कहे जाने के निम्न कारण है। पहला, पूरे देश को जोड़ने का काम करती है, जिसके सहारे वस्तु एवं संसाधन का प्रवाह देश के हर कोने में होता रहता है। दूसरा है उद्योगों में कच्चे माल को खनन क्षेत्र से उद्योगों तक एवं तैयार माल को बाजारों तक परिवहन एवं संचार के माध्यम से किया जाता है। तीसरा है परिवहन एवं संचार किसी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में गति प्रदान करता है। 39 है पतन तत्व और पोताश्रय में अंतर बताएं। तो किसी जल मार्ग पर अवस्थित वह स्थान जहां व्यापारिक माल चढ़ाने व उतारने के लिए जलयान ठहर सकते हैं पतन कहे जाते हैं, जबकि पोताश्रय ऐसा सागरीय जल क्षेत्र होता है यहाँ जलयान के ठहरने के लिए लंगर डाले जाते हैं तथा जलयानों को सागरीय तूफानों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही इनमें जलयानों की मरम्मत, ईंधन भरने, गोदाम माल वितरण की सुविधा होती है। 40 है भारत में गंदी बस्ती की समस्याओं का वर्णन करें। तो पहला है अवैध भूमि पर कब्जा किए हुए रहते हैं। दूसरा, साफ सफाई एवं सार्वजनिक सेवाओं की कमी देखी जाती है। तीसरा, इन क्षेत्रों में भीड़ भाड़ अधिक देखी जाती है। चौथा, बाल श्रम एवं बाल अपराध जैसी समस्या देखी जाती है। और पांचवा है यहाँ सामाजिक नैतिकता का अभाव देखा जाता है। 41 है नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो इस विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर है। नव निश्चयवाद नियतिवाद एवं संभववाद के बीच की विचारधारा है। इसे रूको और जगो संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर समस्या को सुलझाने पर बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और ना ही मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं है। इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अंततः प्रकृति के साथ उसे समझौता करना पड़ता है। 42 है आपका मानव विकास के उपागम का उल्लेख कीजिए। तो इसके चार उपागम है। पहला है क्षमता उपागम, अमर्त्य सेन द्वारा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें संसाधनों तक मनुष्य के पहुंच की बात की गई है। दूसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, तो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति तथा आवास की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है।
तीसरा है आय उपागम। इस उपागम को मानव विकास का सबसे प्राचीन उपागम माना जाता है, जो मानव विकास आय से संबंध रखता है। इस उपागम में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो उसका विकास उच्च होगा। चौथा है कल्याण उपागम। इस उपागम के तहत मानव कल्याणकारी कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सूक्ष्म साधनों पर अधिक खर्च। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए। तो दोनों तरफ है, देख सकते हैं, चलवासी पशुचारण और इधर वाणिज्यिक पशुपालन। तो चलवासी पशुचारण में चारागाह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि वाणिज्य पशुपालन में चारागाह एक अस्थायी घास के मैदान के रूप में पाया जाता है। चलवासी पशुचारण का मुख्य उद्देश्य स्वनिर्वाहक होता है, जबकि वाणिज्य पशुपालन का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ अर्जित करता है। तीसरा है, यह मुख्य रूप से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों तक सीमित है जहां अधिक भूमि उपलब्ध है, जबकि इधर है कि यह कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों से किया जाता है जहां दुधारू पशु फार्म अधिक क्षेत्रों में फैले होते हैं। यह पशुचारण मध्य एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिम एशिया के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि वाणिज्य पशुधन शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। खगरीज, मासिया, फुलानी, बेडोइन्स प्रमुख चलवासी पशुचारण करने वाली जनजातियां, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अर्जेंटीना में व्यापारी लोगों के द्वारा पाला जाता है। 44 नंबर है आपका, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। तो सेवा सेक्टर व्यापार, परिवहन, संचार और निम्न व उच्च स्तरीय सेवाओं से संबंधित गतिविधियों को शामिल करता है। इन गतिविधियों को तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों के अंतर्गत रखा जाता है। सेवाएं वास्तव में वे हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इस प्रकार सेवा क्षेत्र की महत्ता को दिखाने के लिए प्रमुख घटकों को बताना होगा। पहला है वाणिज्यिक सेवाएं। तो किसी देश को वाणिज्य सेवाओं में हो रही वृद्धि उस देश की आर्थिक विकास के स्तर को बताता है। दूसरा है परिवहन सेवाएं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना परिवहन के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में आर्थिक गतिविधियां परिवहन पर ही निर्भर करती है तथा विभिन्न लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। संचार सेवाएं। तो संचार वस्तुओं के विभिन्न माध्यमों जैसे डाक, मोबाइल, दूरभाषा, रेडियो, टेलीविजन उपग्रह संचार, इंटरनेट संचार, समाचार पत्र की विकसित अवस्था एवं उपलब्धता किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक होता है। चौथा है उच्च स्तरीय सेवाएं। तो सूचना प्रौद्योगिकी, शोध, प्रबंध, प्रशासन, नियोजन आदि उच्च आर्थिक विकास वाले देशों की पहचान है। 45 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे लाभ पहुंचाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित लाभ पहुंचाते हैं। पहला, प्राचीन समय से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं की लेन देन का माध्यम बना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न संस्कृतियों का प्रसार हो रहा है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से तकनीकी तकनीकों का हस्तांतरण एक देश से दूसरे देशों में हो रहा है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। और छठा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विदेश नीति को एक विशेष स्थान दिया जाने लगा है। 46 है विश्व ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला कारक है जल आपूर्ति। जल मानव जीवन के लिए अनिवार्य है और बस्तियां नदी, झीलों, झरनों जैसे जल के स्रोतों के निकट ही स्थापित की जाती ताकि इनसे बस्ती के निवासी को जल सुगमता से मिल पाए। इन जलाशयों से पीने, नहाने, खाना बनाने, सिंचाई आदि के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है भूमि। तो बस्तियां बसाने के लिए लोग उपजाऊ भूमि को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उपजाऊ भूमि कृषि को बढ़ावा देती है ताकि इनसे बस्ती के निवासियों को भोजन मिल सके। प्राचीन काल से ही देखा जाता है कि रावी बस्तियां नदी घाटी की उपजाऊ भूमि पर स्थापित की गई है, जैसे नदी घाटी के निम्न भाग एवं तटवर्तीय मार्ग में। तीसरा है गृह निर्माण सामग्री। तो गृह निर्माण के लिए सामान्यतः स्थानीय रूप से मिलने वाली सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पत्थर,
लकड़ी, मिट्टी आदि। वन क्षेत्रों में लकड़ी अधिक मिलने के कारण वहां लकड़ियों से घर निर्माण किया जाता है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ का ही घर बनाया जाता है, जैसे एस्किमो द्वारा इग्लू का निर्माण। चौथा है सुरक्षा। तो बस्ती का निर्माण करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है और बस्तियां सुरक्षित स्थान पर बनाया जाता है। पांचवा है नियोजित बस्तियां। तो इन बस्तियों का निर्माण नियोजित ढंग से सरकार द्वारा किया जाता है। इन बस्तियों में निवासियों के अलावा जल तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है। फिर आपका भारत की दो प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखे। प्रत्येक फसल के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो चाय और कॉफी दो महत्वपूर्ण पेय फसल है। तो चाय के लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक दशाएं हैं आपका कि चाय की फसल को पूरे वर्ष पाला रहित नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से वितरित लगातार वर्षा। फिर है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता। फिर है उच्च आर्द्रता की आवश्यकता। कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल है जिसकी प्रथम बार खेती बाबा बुदन की पहाड़ी में की गई थी। कॉफ़ी उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा इस प्रकार होनी चाहिए: उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक, पृथ्वी एवं धरातल जो है पहाड़ी या पठारी ढलुआ भूमि, उपजाऊ दोमड़ मिट्टी। अब है यहाँ से मानचित्र में दर्शाएं। जैसे आपका ए में है जापान, फिर जर्मनी, भूमध्य सागर, मेडागास्कर और क्यूबा। तो इस ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं। इस ग्राफ में आपका जापान कहाँ पर है? तो यहाँ पर है आपका जापान, ये देख सकते हैं जापान। दूसरा है आपका जर्मनी। तो जर्मनी कहाँ है आपका? तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है आपका जर्मनी। ये यहाँ जर्मनी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर ये एरिया है आपका जर्मनी का। फिर है भूमध्य सागर। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ये भूमध्य सागर है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। भूमध्य सागर जर्मनी और इधर यहाँ पर जापान है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ जो है उसको आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर है। ये सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो 30-35 भूगोल के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।